स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन का अगला टॉपिक करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शन करा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इपोज, एंगल ऑफ साइडिंग एक्सेट्रा करा था, जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह ये सब डिस्कस करा था। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसमें सबसे पहले हम करते हैं वर्क डन इन मूविंग द बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर किसी बॉडी को हम रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराते हैं तो उसके लिए कितना वर्क होगा, तो हम कहते हैं वर्क डन इन मूविंग दोबारा लिख देते हैं। Work done in moving a body over a rough over a rough horizontal surface, हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज ये कोई एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कोई एक सपोज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और सपोज यहाँ पर ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, राइट। अब इसका वेट mg नीचे की साइड एक्ट करेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो सरफेस टच कर रही है उसके परपेंडिकुलर ऊपर की साइड, तो जो r की वैल्यू है वो mg के इक्वल हो जाएगी। अब सपोज हम इस पे P फोर्स अप्लाई करते हैं, P फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जस्ट इधर को मूव करना शुरू करता है। क्योंकि ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट लग जाती है, तो ये हमने मिनिमम फोर्स लगाई जिससे ये बॉडी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर दे। इट मींस कि जो P की वैल्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमें मिनिमम जो फोर्स चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। उससे अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी मूव नहीं करेगी, तो P की वैल्यू हम F के इक्वल, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है मिनिमम वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो अब हमें निकालना था वर्क डन, तो जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज इस P फोर्स लगाने पर ये बॉडी यहां पर आ गई और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट S हुआ, S डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स हमने P लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट S, और वर्क डन जो है P किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू इनटू R, और R का वैल्यू mg के इक्वल है, तो म्यू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल, और ये था म्यू mg के इक्वल इनटू S। तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
वर्क डन रहेगा म्यू एम जी एस के इक्वल, म्यू एम जी इंटू एस। अब एम है मास ऑफ द बॉडी, एस जो उसका डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, म्यू कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो उसका डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा म्यू एम जी एस। तो वर्क डन किस किस पे डिपेंड करेगा, वर्क करेगा कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन पे, एम जी वेट ऑफ द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट पे जो डिस्टेंस उसने मूव करी है, राइट। और नेचर ऑफ सरफेस, क्योंकि म्यू कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, तो कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। इसका मतलब है कि ब्रॉडन जिस सरफेस पे ये बॉडी मूव कर रही है उसके मटेरियल पे, बॉडी का मटेरियल और सरफेस का मटेरियल, इसका नेचर पे, इट मीन्स के सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस पे, बॉडी के वेट पर, और जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया वर्क डन इन मूविंग द बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये था रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब अगर हमें किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की साइड लेकर आना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं रफ इंक्लाइन प्लेन पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम एक्सलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले एक्सलेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होती है तो उसका एक्सलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें एक्सलेशन कैलकुलेट करना है, एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी। और इसमें जो फर्स्ट केस है वो जाएगा रफ इंक्लाइन प्लेन पर है, ठीक है। और ये हम रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन पर हम एक्सलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। जब वो फर्स्ट केस में वो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी, कैलकुलेट करेंगे ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जब वो मूव कर रही है ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन और पहले वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आ रही है, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ ओवर और रफ इंक्लाइन प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अब होता क्या है कि इसे ठीक से लिख देता हूँ। रफ इंक्लाइन प्लेन पर वो मूव कर रही है, ठीक है। सबसे पहला केस हम रखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, सपोज ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है इससे थीटा एंगल बना दिया है, राइट। अब बॉडी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, सपोज ये एक बॉडी है रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस पे जो रिएक्शन लगेगी वो रफ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी। यहाँ पे ये हो जाएगा आर। अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस एम जी के टू कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये एम जी कॉस थीटा और एक हो जाएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब क्योंकि बॉडी नीचे की साइड आ रही है और ये रफ प्लेन है,
तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड लगेगी जो कि एफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अब क्योंकि बॉडी नीचे की साइड आ रही है, इट मीन के नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, राइट। अब देखिए, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो गया, और जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स हो जाएगी, क्योंकि नीचे की साइड आ रही है, ये बॉडी नीचे की साइड आ रही है, तो नीचे वाला फोर्स का कंपोनेंट बड़ा होगा और फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट फोर्स है उसका कंपोनेंट छोटा होगा। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन की फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो होती है म्यू इंटू आर, और म्यू है कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन और आर हो गया एम जी कॉस थीटा के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स ये हो गई। तो चलिए, नेट फोर्स हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी कॉस थीटा, और नेट फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ से एम जी कॉमन आ रहा है, एम जी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की साइड आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जी से कम हो। एक्सेलरेशन of a body down a rough inclined plane is always less than acceleration due to gravity। अब इसमें जो है, जो हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन है, जो थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी, ये जो थीटा की वैल्यू है ये एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी तो बॉडी अपने आप नीचे की साइड नहीं आ सकती, तब हमें इस पर कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिस वजह से ये नीचे आएगी। अभी इस वाले केस में थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये अपने आप बॉडी एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे की साइड आएगी। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग गया तो नेट फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी, राइट। लेकिन अब वही केस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी तो हमें जो है नेट फोर्स नीचे की साइड लगानी पड़ेगी, राइट। तो अगर हमें इफ थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, राइट। अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो हमें जो है, अगर मैं ये करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक फोर्स P अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एम जी साइन थीटा की वजह से तो ये नीचे आ ही नहीं सकता, राइट। तो P कितना होना चाहिए? P होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? इट मींस नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स होनी चाहिए एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। जो नेट फोर्स होगी वो एम जी साइन थीटा, अगर हमें सॉरी, इसका मतलब ये हो जाएगा जो नेट फोर्स हमें अप्लाई करनी है, एम जी साइन थीटा तो नीचे लगी रही है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा फ्रिक्शन फोर्स, जिस वजह से ये बॉडी नीचे नहीं आ रही है, एटलीस्ट उतनी फोर्स हमें और अप्लाई
करनी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पे P लगाना पड़ेगा, और P की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स माइनस mg साइन थीटा के इक्वल, राइट। तो अगर हमें एंगल ऑफ रिपोज से कम है और वो डाउनवर्ड एक्शन में बॉडी हमें मूव करानी है, तो मिनिमम फोर्स P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमें जो लगानी पड़ेगी डाउन करने के लिए, अप्लाइड फोर्स जो हमें लगानी पड़ेगी, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स हमें चाहिए डाउनवर्ड एक्शन में लाने के लिए, नेट फोर्स जो चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा से ज्यादा है, तो हमें नेट फोर्स तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश, जो उसे पुश करने के लिए हमें मिनिमम फोर्स चाहिए वो हो जाएगी, वहां पर हमने P फोर्स लगाई और P की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स माइनस mg साइन थीटा। तो ये mg साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इसे अपोज कर रहा था, राइट। तो F की वैल्यू ज्यादा थी, mg साइन थीटा वैल्यू कम थी, तो जितना इनका डिफरेंस होगा उतनी फोर्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, और अगर हम mg कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा ई फोर्स, जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो mg म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, इतनी फोर्स हमें मिनिमम डाउनवर्ड एक्शन में लगानी पड़ेगी अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम है, जिससे वो कम से कम फोर्स जिससे बॉडी डाउनवर्ड एक्शन में, रफ इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड एक्शन में मूव कर जाए, राइट। अब अगर ये डाउनवर्ड एक्शन में था, अगर हमें अपवर्ड एक्शन में मूव करानी है, ये तो डाउनवर्ड था, अपवर्ड एक्शन में अगर बॉडी को हमें अपवर्ड मूव करानी है, रफ इंक्लाइन प्लेन ही है और बॉडी को हमें अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मूव कराना है रफ इंक्लाइन प्लेन पर, तो देखिए हमें ये कितना करना पड़ेगा, फिर कोई सपोज ये कोई रफ इंक्लाइन प्लेन है और इसका जो इंक्लिनेशन है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, अब ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी, राइट। हमें ऊपर लेकर जाना है, mg नीचे की साइड लगेगा और जो इसका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो r प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। अब अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा और इधर की साइड हो जाएगा mg sin थीटा। अब क्योंकि हमें इसे ऊपर की साइड लेकर जाना है, तो सपोज हमने इस पे P फोर्स लगाई, जब हम इसके ऊपर P फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज हमने इस पर P फोर्स लगाई, तो ये ऊपर की साइड मूव करेगा, तो फ्रिक्शन भी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट लगेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लगेगा क्योंकि अब ये ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। तो मिनिमम फोर्स कितनी अप्लाई करें कि ये ऊपर की साइड जाए, तो मिनिमम फोर्स हो जाएगी P इज इक्वल टू हम ये निकाल रहे हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप इंक्लाइंड प्लेन।
और ये क्या है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड हमें लेके जाना है, राइट। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा मिनिमम, ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। एक तो mg साइन थीटा कंपोनेंट पीछे को लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे को लग गया है, तो जितनी ये फोर्स लगे कम से कम इतनी फोर्स हमें यहाँ पर ऊपर की साइड लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम फोर्स हो जाएगी mg साइन थीटा प्लस F होता है म्यू mg कॉस थीटा के इक्वल, राइट। तो अप्लाइड फोर्स P हो जाएगा, अगर मैं mg कॉमन लेता हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। राइटिंग साफ नहीं आ रही है, बार बार मुझे रब करके लिखना पड़ रहा है। आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि राइटिंग मेरी साफ नहीं आ रही है, तो आप ध्यान देंगे। तो इट मीन्स द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड, ये हो जाएगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए हमें mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। तो जो हमने पहले कैलकुलेट करा था, यहाँ पर जो हमने करा था वो एक्सेलेरेशन करा था, जब वो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चाहिए था, ये हमने एक्सेलेरेशन करा था और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए करा था, राइट। और ये थी मिनिमम फोर्स जब एक बार ऊपर लेकर जा रहे हैं और एक बार जब नीचे पुश कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अगर हम किसी बॉडी को अब रफ इंक्लाइन प्लेन पर लेकर जा रहे हैं, ये जो अभी हमने लास्ट केस करा, ये हम इसे ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा। सपोज पहले बॉडी यहां पर थी और बाद में ये बॉडी यहां पर आ गई, राइट। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम इसे यहां से लेकर यहां तक जो है, नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर गए, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, राइट। तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, हम एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो जो वर्क होता है वो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट, या इसे क्योंकि जो भी है डिस्टेंस कवर, तो वर्क डन हो जाएगा। हमने जो मिनिमम फोर्स लगाई ऊपर लेने के लिए P लगाई और डिस्प्लेसमेंट S का हुआ, तो वर्क डन P कितना था, ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, अपवर्ड मोशन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अपवर्ड, ये था mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू डिस्टेंस कवर। तो ये रहेगा mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन पर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है
यहाँ से यहाँ, वो यहाँ से इधर डिस्प्लेस हुई या इधर से इधर ये डिस्टेंस, तो ये वर्क रहेगा mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू डिस्टेंस के बाद। तो ये हमारा जो है वर्क डन, एक्सीलरेशन या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ये था। अब देखिए, अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता, फॉर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो म्यू की वैल्यू 0 जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 जाएगा। तो जहाँ पे भी अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, म्यू 0, और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है क्योंकि म्यू mg होता है, तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। हम फ्रिक्शन 0 कर सकते हैं या म्यू के साथ जो भी टर्म है उसे म्यू 0 करेंगे। तो ये तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के जो भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से जो ये केस बनाएंगे, क्योंकि ये स्मूथ प्लेन है, ये तो रफ इंक्लाइन प्लेन है, पर अगर हमें स्मूथ प्लेन के लिए करना होगा तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगी, म्यू 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू आर, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के जहां पर भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, हमने या ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे म्यू वाली टर्म को 0 करेंगे, तो म्यू इंटू कॉस थीटा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर हो जाएगा mg sin थीटा इंटू एस। तो अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन है तो जो भी हमने डेरिवेशन कराई है, लेकिन अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के लिए हमें कैलकुलेट करना होता तो वहाँ पे म्यू को 0 करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगी। इट मीन हमें वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेनी है, स्मूथ प्लेन में फ्रिक्शन फोर्स 0 होती है, तो हम वो वाले केसेस भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो फ्रिक्शन होता है, ऐसे तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हमें बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए भी वर्क करना पड़ रहा था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। तो फ्रिक्शन जो है उससे हमारा एनर्जी लॉस होता है, लेकिन फ्रिक्शन जरूरी भी है। तो फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकती। जैसे हम जब मूव करते हैं तो हम फ्रिक्शन की वजह से मूव करते हैं। अगर कभी आप स्मूथ सरफेस पर चलेंगे तो चलने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पैर स्लिप करता रहता है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन की कमी की वजह से होता है। अब जैसे हमारी जो रोड होती है वो थोड़ी सी हमसे उस पर रफनेस होती है, हमारे जो टायर्स होते हैं, कार के टायर्स, बाइक के टायर्स, उसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, जिससे उसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। तो फ्रिक्शन से हमें नुकसान तो है, पर वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जो हम वॉक करते हैं वो बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल ना होता है, ठीक है। और नो टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। जो ब्रेक्स काम करते हैं, ब्रेक शू भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू होता है या अंदर जो ब्रेक लगा हुआ होता है वो मूविंग जो रिम होता है उस पर आके लगता है, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और जो हम पेपर पे पेन चलाते हैं, पेपर जैसे बॉल पेन होता है, तो जो हमारा पेन होता है उसके आगे एक बॉल लगी होती है, जब हम उसे पेपर पे मूव कराते हैं तो बॉल घूमती है, फ्रिक्शन पे से बॉल घूमती है। और जो हम इंक वाले पेन भी होता है, जब हम उसे चलाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो है, या राइटिंग जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो हल्का सा फ्रिक्शन होता है, जिससे चॉक जो है उस पर लगती चली जाती है ब्लैक बोर्ड पर। तो जो लिखना है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो फ्रिक्शन का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से हमारा एनर्जी लॉस भी होता है। जैसे सपोज कोई एक फैन चल रहा है, अगर कभी मतलब फैन जो चल रहा होता है, या जैसे टायर होता है कार का टायर, जब कोई कार या बाइक काफी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वो रुकती है, उसके टायर पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो जो हमारे जो बाइक का या कार का इंजन होता है उसकी बहुत सारी पावर फ्रिक्शन की वजह से मतलब वेस्ट हो जाती है। तो
फ्रिक्शन से हमें एनर्जी लॉस तो होता ही है, पर फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है मूव करने के लिए। तो फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसलिए हम फ्रिक्शन जो को बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। आपके पास जो भी बुक होगी, आप उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आप वो पढ़ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ मेथड होते हैं जिसके से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे सरफेसेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू, वो फ्रिक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है लुब्रिकेशन से। जैसे हमारे जो इंजन होता है, कार का इंजन है या बाइक का इंजन है, उसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं, तो जब पिस्टन इंजन में मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं, जिससे फ्रिक्शन की जो है रिड्यूस हो जाता है। और जैसे हमारा जो फैन फैन रोटेट करता है, तो वहां पर भी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम वहां पर बॉल बेरिंग्स बेरिंग्स बोलते हैं, बॉल बेरिंग्स वो यूज करते हैं। तो मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस करने के पास हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि फ्रिक्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर था, ये इसमें इतना ही था। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, और ये जो जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करा फॉर्मूले, आप ऐसे या डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फिक्शन के लिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। फिक्शन और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ट्राई कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये फिक्शन का कंसेप्ट जो भी आपको समझ में आ गया होगा। राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राइटिंग क्लियर नहीं थी, और इस वजह से आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और जो भी आपकी रेफरेंस बुक है आप उससे भी रिलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।